हेलो स्टूडेंट्स, अश्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं दीपशिखा द्विवेदी। आज हिस्ट्री का क्लास हमारा फिर से स्टार्ट हो रहा है। खिलजी डायनेस्टी आज का हमारा टॉपिक होगा। नेक्स्ट क्लास में आप देखे होंगे कि आपको गुलाम वंश, जो स्लेव डायनेस्टी इंग्लिश में जिसे हम कहा जाता है, या मामलुक वंश, गुलाम वंश या मामलुक वंश, इसका नाम दिया गया है। और इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली थी। हमने ऐबक से लेकर उसके संस्थापक से लेकर लास्ट उसका कौन था, क्यूमर्स तक, लास्ट उसका सुल्तान कौन रहा गुलाम डायनेस्टी का, तो क्यूमर्स रहा। क्यूमर्स तक हमने देखा था। तो क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन जो होता है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश का नींव रखता है। खिलजी वंश का नींव रखता है कौन, तो जलालुद्दीन खिलजी। इस वंश में कुल सबसे, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए, जिसमें हुआ गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, और एक और खिलजी वंश हुआ, और एक और कोई हुआ है, भी मुझे याद नहीं आ रहा। ये 5 जो हुए हैं, इनमें ये पांचों जो होते हैं, इनमें से सबसे कम समय तक जिसने राज किया, जिसका कार्यकाल सबसे कम समय तक रहा, उसमें खिलजी डायनेस्टी का नाम आता है। हाँ, एक सैयद वंश, मैं भूल रही थी नाम। 5 डायनेस्टी जो हुए, मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो इसमें सबसे कम समय तक राज्य करने वाला कौन सा वंश रहा, तो वो खिलजी वंश का समय रहा, सबसे कम समय तक, 30 वर्षों तक। और इसमें कुल 4 सुल्तान ही बस हुए, जिसका संस्थापक जलालुद्दीन था, और सर्वश्रेष्ठ इसका सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। तो जलालुद्दीन किस प्रकार से बैठा गद्दी पर, तो क्यूमर्स की हत्या करके, ठीक है, क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन बैठता है। और ये सबसे वयोवृद्ध सुल्तान के रूप में 70 वर्ष की आयु में सबसे बूढ़ा सुल्तान इसे कह सकते हैं। 70 वर्ष की आयु में ये गद्दी प्राप्त करता है क्यूमर्स की हत्या करके। और कैकुबाद, जो बलबन का ही उत्तराधिकारी होता है, कैकुबाद के द्वारा बनाया गया एक किलोखोरी का महल था, जो पूरा बना हुआ भी नहीं था। वहीं से वो अपना राज्याभिषेक करता है, वहीं से वो उसका राज्याभिषेक होता है शासन करने के लिए। तो 1290 ईस्वी में से लेकर 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक कुल 30 वर्षों का खिलजी डायनेस्टी का राज रहा, जिसमें जलालुद्दीन जो रहता है 1290 ईस्वी तक से अपना शुरुआत करता है, अपना नींव डालता है अपने वंश का, जिसका नाम होता है खिलजी वंश या खिलजी डायनेस्टी। तो जलालुद्दीन जो होता है 70 वर्ष की आयु में, आपका स्क्रीन पे आपको पॉइंट दिख रहा होगा कि जलालुद्दीन फिरोज शाही की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। कैकुबाद द्वारा निर्मित किलोखोरी के महल में जो अर्ध निर्मित था, राज्याभिषेक हुआ, बिल्कुल आपको बताया गया है। ठीक है, तो अब आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, और इसका डीलिंग हमसे आप सुनते रहिए और क्लास को देखते रहिए। क्लास यदि पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने टॉपिक से बिल्कुल हम लोगों को भटकना नहीं है। अब एक यूट्यूब आप लोग टेस्ट का आपका जो होगा, एक यूट्यूब पर आप अच्छा सा आपको टेस्ट मिलेगा। जब खिलजी डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगा, उसमें कम से कम 15 क्वेश्चन रहेंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। बस वो नाम मात्र के रहेंगे कि ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। जो बच्चे पूरे अच्छे तरीके से पढ़े होंगे गुलाम वंश और खिलजी वंश को, वही क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। 10 या 15 क्वेश्चन का सेट तैयार होगा खिलजी डायनेस्टी ख़त्म करके, और नेक्स्ट डे हम अपना टेस्ट रखेंगे। ठीक है, सैटरडे के दिन या संडे के दिन हमारा टेस्ट हेल्ड किया जाएगा हिस्ट्री के लिए, और बहुत ही शानदार टेस्ट होगा। और देखिए आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में, जलालुद्दीन के बारे में, वो कैसा व्यक्तित्व था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसका कार्यकाल कितने दिनों तक रहा, इसकी पूरी डायनेस्टी का तो काम देख लिया हम, 30 वर्षों तक राज्य रहा, लेकिन जलालुद्दीन कितने समय तक राज्य किया इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जलालुद्दीन का व्यक्तित्व आपको जानने का मैं कोशिश करेंगे आप, तो मैं आपको बता दूं कि जलालुद्दीन उदार प्रवृत्ति का विनम्र दयालु व्यक्ति था। रक्तपात से वो घृणा करता था। तत्कालीन परिस्थितियों में उसके लिए घातक सिद्ध हुआ, और यही उसका पतन का कारण बनी। अभी जैसे नया एक वंश स्थापित हुआ था, तो इसे उस समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार उस समय क्या होना चाहिए था, कि उसका ऐसा रवैया होना चाहिए था उस सुल्तान का, कि पहले डायनेस्टी सब समाप्त हुआ था, तो वहाँ की जनता को एक ही यानी कि गुलाम वंश के राजाओं को आदत पड़ गई थी, उनकी अधीनता उन्होंने स्वीकार की थी। तो एकाएक बहुत लंबे समय तक, कम से कम
कितना समय तक हो गया, देखिए 1290 ईस्वी से 1206 ईस्वी में राज्य उसका तो कम से कम 80-85 साल तक, ठीक है, 80-85 साल तक गुलाम वंश ने राज किया। तो गुलाम वंश के बाद एकाएक जब परिवर्तन होता है तो लोग उतने तुरंत से उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, परिवर्तन अपने आप को नहीं कर पाते हैं। तो एज ए सुल्तान जलालुद्दीन के पास इसके पास बहुत ही बड़ी समस्या थी कि अपने आप को दुनिया की नज़रों में, मतलब दिल्ली के नागरिकों के नज़रों में अपने आप को सुल्तान साबित करने के लिए अपना कड़ा रुख अपनाना चाहिए था। लेकिन उस तरह का इंसान नहीं था जलालुद्दीन, उस तरह का नहीं था, वो विनम्र प्रवृत्ति का था और ये इसके लिए घातक साबित हुआ और इसके पतन का भी यही कारण बना। इसके पतन का भी कारण इसकी दयालुता ही बनी, यानी कि इंसान को सब कुछ करना चाहिए लेकिन सिचुएशन के अनुसार, समय के अनुसार, समय की जो मांग हो हमें उस तरह से कार्य करने चाहिए। अब देखेंगे जो जलालुद्दीन होता है इसके पास और क्या क्या इसके पास और क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई। जब वो सुल्तान बना तो लोगों की नज़रों में अपनी इज्जत बनाने के लिए, अपने आप को सुल्तान कहलवाने के लिए, अपना उसी तरीके से इज्जत पाने के लिए जिस तरह से सुल्तान को इज्जत दिया जाता है, इसके पास बहुत बड़ी समस्याएं थी। और इसका समय भी एक बहुत वृद्ध था, स्टूडेंट 70 साल की उम्र में ये तो सुल्तान बना था, तो इसकी शक्तियाँ भी इसके पास उतनी नहीं रही और इसका प्रवृत्ति भी थोड़ा दयालुता वाला था, यानी कि शांत स्वभाव का इंसान था, रक्तपात से घबराता था, नहीं चाहता था किसी को मार पीट से, ये थोड़ा सा डरता था। ये इसके लिए बहुत इसके पतन का कारण बन गई। इसका पहला जो अभियान होता है, आपका पॉइंट आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट पॉइंट जो होता है, पहला अभियान रणथंभौर पर किया और महल की सुदृढ़ता को देखकर बिना जीते ही वापस आ गया। बच्चों ये देखिए ये क्यों आ गया वापस, तो ये था जैसे इसकी व्यक्तित्व के बारे में आपको ने पहले पढ़ा, तो ये महल रणथंभौर जो राजपूताना के वो में था के हक में ये महल था, उनके आधिपत्य में महल था। रणथंभौर का किला उस पर आक्रमण करता है, लेकिन वो देखता है कि इतनी सुदृढ़ किला है तो उसे बिना जीते ही वापस चला जाता। सुदृढ़ का कहने का मतलब है कि पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे अपने किले का निर्माण इस तरह से करवाते थे कि यदि कोई उस पर हमला भी कर दे तो राजा उसमें सुरक्षित रह सके, या कोई और ऐसे रास्ता बनाते थे, इस तरह से बनाते थे। आसपास की ऐसे जगहों पर किला बनाते थे, पहाड़ों पर या ऊंचे जगहों पर, उस पर लोग जल्दी चढ़ाई ना कर सके, जल्दी अटैक ना कर सके, और कोई ऐसा अटैक भी कर दे तो महल इतना शानदार, इतना मजबूत हुआ करता था कि उसे तोड़कर, उसे मतलब उसको भंग करके कोई अंदर घुस ना सके। और इसी का फ़ायदा मिला, इसी का नुकसान किसने उठाया? जलालुद्दीन को देखिए, जो महल देखकर वो घबरा जाता है और बिना जीते ही वापस आ जाता है। 1292 ईस्वी में मंदसौर पर आक्रमण किया और उसने दिल्ली के अधीन कर दिया। उसके बाद उसने रणथंभौर पर पहला आक्रमण कहाँ किया था? रणथंभौर पर, लेकिन उसे जीत ना सका। फिर मंदसौर पे आक्रमण किया और उसे लेकिन दिल्ली के अधीन मिला लिया। जलालुद्दीन के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा और। जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद अलाउद्दीन होता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, आप लोग मूवी में भी देखे होंगे अलाउद्दीन खिलजी, जो पद्मावत मूवी आई थी, बिल्कुल इसी पर, अलाउद्दीन के किरदार पर फिल्माया गया ये मूवी था। इसे देखेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी इसको समझने में। तो अलाउद्दीन जो होता है वो कौन होता है? जलालुद्दीन का भतीजा होता है और वो अपनी बेटी का विवाह किससे कर देता है? तो अलाउद्दीन खिलजी से कर देता है और इसका दामाद भी अलाउद्दीन बन जाता है। अब अलाउद्दीन को क्या होता है कि वो उसे सूबेदारी के पद पर नियुक्त करता है। कड़ा मानिकपुर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास एक ये आसपास की जगह है कड़ा मानिकपुर, वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर देता है। ये बहुत ही अब इसके बारे में थोड़ा हम जान लेंगे। किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और सुल्तान के पद पर बैठने की इच्छा जगाने लगा ये मन में। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जिसे दामाद बनाया था जलालुद्दीन ने। उसे देखिए वो पहले क्या करता है, उसे सूबेदारी नियुक्त करता है। कहाँ का? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त करता है। और वो इस तरह का इच्छा शक्ति उसकी इतनी मजबूत होती है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है कि वो सूबेदार के पद पे तो होता है, लेकिन सुल्तान के पद का वो सपना देखना आरंभ करता है, स्वप्न देखने लगता है सुल्तान बनने का।
धन जमा करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि धन जमा करने के लिए लालसा से भिलसा और देवगिरी पर आक्रमण किया, सुल्तान की अनुमति से अभियान किया और सुल्तान को और अपार धन लूटा, दिल्ली लाया और इस धन का कुछ भाग जो है सुल्तान को दिया, जिससे जलालुद्दीन खुश होकर इस सफलता के बदले में उसे कड़ा मानिकपुर के साथ साथ अवध की भी सूबेदारी उसे नियुक्त कर देता है। अब देखिए क्या करता है, जो अलाउद्दीन जो होता है इसकी प्रवृत्ति पढ़ लिख के महत्वाकांक्षी होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति होता है। ये क्या करता है कि धन जमा करने की लालसा में और अपनी शक्ति मजबूत करने की इसकी इच्छा रहती है, इसके लिए क्या करता है, भिलसा और देवगिरी पर आक्रमण करता है। ठीक है, भिलसा और देवगिरी पर आक्रमण करता है। देवगिरी यह जो है दक्षिण का प्रांत माना जाता है, दक्षिण भारत का भाग माना जाता है और दक्षिण भारत में सोना का बहुत संपत्ति, सोने की जितनी अपार संपत्तियां दक्षिण भारत में पहले बहुत होती थी और वहाँ से बहुत सारा धन लूटता है और उस धन का कुछ भाग जो होता है वो अपने चाचा जलालुद्दीन को खुश करने के लिए देता है और इससे खुश होकर जलालुद्दीन इसको सफलता के बदले में क्या देता है बच्चों, तो इसे कड़ा मानिकपुर के साथ साथ अवध का सूबेदार भी नियुक्त कर देता है। अलाउद्दीन को कड़ा मानिकपुर के साथ साथ अवध की भी सूबेदारी मिल जाती है। इस विजय के बाद अलाउद्दीन के मन में धन और विजय दोनों की लालसा जागृत हो गई। वो सिंहासन प्राप्त करने की इच्छा जगाने लगा। समर्थकों की संख्या और शक्ति में वृद्धि करने के लिए धन की आवश्यकता थी। इसे पूरा करने के उद्देश्य को गुप्त रखा और देवगिरी पर आक्रमण करने का विचार किया। अच्छा, जो आपने पहले अभी पढ़ा था कि उसने ये भिलसा और देवगिरी पर आक्रमण किया, तो 2 जगह आक्रमण किया, लेकिन बारी बारी से आक्रमण किया, एक ही साथ आक्रमण नहीं किया। तो 2 जगह पर किया, बारी बारी से किया। भिलसा पर पहले आक्रमण किया और वहाँ जो उसको विजय प्राप्त लगी, इससे वो अपने आप सेल्फ मोटिवेट जिसे कहते हैं ना, वो सेल्फ मोटिवेट होता है और अपनी शक्ति को और बढ़ाना चाहता है, धन को और लूटना चाहता है, समर्थकों की संख्या में वृद्धि करना चाहता है और इन सबों के लिए उसे ऐसा लगा कि हमें धन की आवश्यकता है, हमें और धन चाहिए। तो इसी धन की लालसा में वो क्या करता है कि देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए सोचने लगता है और ये जो उद्देश्य इसका होता है देवगिरी पर आक्रमण करने का, ये गुप्त रखता है, ये किसी को बताता नहीं है मेरे बच्चों, ये किसी को नहीं बताता है, ये गुप्त रखता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन को बिना बताए देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए चल देता है और क्या कहता है अपने सुल्तान से कि मैं जा रहा हूँ चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए। आपका पॉइंट आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा, उस पर आप अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको समझा दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको चीज़ें ज़्यादा याद नहीं करनी पड़ी। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आप आएगा, आप जो बच्चे कॉपी में लिख रहे होंगे वो लिखते भी जाएंगे और जो बच्चे ऐसे समझ रहे होंगे वो समझते भी जाएंगे यदि आप पहले से पढ़ चुके होंगे तो देखिए बच्चों क्या करता है कि सुल्तान से कहता है, पहले तो भिलसा पर आक्रमण कर चुका था और वहाँ से कुछ जो धन प्राप्त किया था वो लाके अलाउद्दीन को दिया था, जलालुद्दीन को दिया था। अब क्या करता है कि देवगिरी पर आक्रमण करने का मूड तो बनाता है, मन अपना बनाता है, उद्देश्य अपना बना लेता है कि हमें देवगिरी पर आक्रमण करना है, लेकिन ये सुल्तान को बताता नहीं है, सुल्तान के आग्रह से आज्ञा नहीं लेता है और सुल्तान को क्या बताता है, धोखे से क्या बताता है कि मैं चंदेरी पर आक्रमण करने जा रहा हूँ। सुल्तान से चंदेरी पर आक्रमण करने की आज्ञा लेकर देवगिरी पर आक्रमण किया। ठीक है, धोखे से दक्षिण पर आक्रमण करने वाला और दक्षिण पर जीत हासिल करने वाला पहला था। कौन ये था? अलाउद्दीन ऐसा पहला शासक हुआ दिल्ली सल्तनत का जिसने दक्षिण पर आक्रमण किया। वो आक्रमण ही नहीं किया, जीत भी हासिल किया और सुल्तान के बिना मर्जी के उसने देवगिरी पे आक्रमण किया और वहाँ से बहुत सारी संपत्तियों को लूटा। अब इसके बाद क्या हुआ? अब भाई सुल्तान तो नाराज़ होगा ना, उसकी इच्छा के बगैर अलाउद्दीन जो होता है देवगिरी पर आक्रमण कर देता है। अब जो देवगिरी पर आक्रमण ही बस नहीं करता, वहाँ बहुत सारे धन को लूटता है, वहाँ से बहुत कुछ लेके आता है। अलाउद्दीन देवगिरी को लूटकर कड़ा मानिकपुर की ओर वापस लौटता है। अब जिस समय वो वापस आ रहा होता है बच्चों, उस समय जलालुद्दीन जो होता है, मतलब सुल्तान जो होता है, वो ग्वालियर में होता है और सुल्तान का सेनापति एक होता है अहमद चाप करके। अहमद चाप जो होता है वो कहता है कि अलाउद्दीन जो है आपसे धोखा किया है, उसे रास्ते में ही आप रोकिए
और उससे पूछिए कि उसने ऐसा क्यों किया, और उसने जो धन लाया है उससे आप ले लीजिए। लेकिन जो जलालुद्दीन जो होता है वो अलाउद्दीन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। वो उसकी बात को ठुकरा देता है। किसकी बात को? अपने सेनापति के बात को ठुकरा देता है और वापस वो दिल्ली चला जाता है। सेनापति के बात को न मानकर जलालुद्दीन ने बहुत बड़ी भूल किया। अब ये क्या किया, इसके आगे को देख के थोड़ा सा पढ़ के आगे चलेंगे आगे की बातों को समझने के लिए। तो आप देखिए बच्चों, अलाउद्दीन देवगिरी को लूटा, कड़ा मानिकपुर की ओर बढ़ ही रहा था। उसमें जलालुद्दीन ग्वालियर में था। बिल्कुल, ये मैं आपको पढ़ा दी हूँ। इस अभियान की जानकारी मिली। इस घटना की जानकारी अहमद चाप को दिया। अहमद चाप ने दिया किसको? जलालुद्दीन को दिया। और अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा के बारे में सुल्तान को बताया और इसे रोकने की सलाह दी। लेकिन सुल्तान जो होता है, सुल्तान मतलब जलालुद्दीन जो होता है, ये ठुकरा देता है और दिल्ली वापस चला जाता है। इधर अलाउद्दीन को रोकने वाला कोई नहीं होता है। भाई सुल्तान की इच्छा नहीं थी उसे रोकने की, तो भला और कौन रोकता। तो ये आराम से कड़ा मानिकपुर पहुंच जाता है। दक्षिण पर आक्रमण करके वहाँ से धन को लूटकर आराम से कड़ा मानिकपुर पहुंच जाता है। वो सुल्तान को पत्र देकर दिल्ली आने के लिए कहता है। सारा धन को भी वापस सुल्तान जो होता है पत्र देकर किसको? अलाउद्दीन को पत्र देता है। उसे कहता है कि तुम दिल्ली आओ और समस्त धन को भी लेकर आना जो दक्षिण भारत से जीता था। लेकिन अलाउद्दीन जो होता है ये बात नहीं मानता है। अलाउद्दीन क्या करता है कि वो बोला कि मैं लूटा गया सारा धन आपको दे दूंगा। जलालुद्दीन को बोलता है कि सुल्तान, मैं लूटा हुआ सारा धन आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी इस विजय को उनको बहलाने के लिए बस सुल्तान को मूर्ख बनाने का कार्य करता है। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि मेरी इस विजय के लिए मतलब एक जैसे अभी नॉर्मल शब्दों में, आम शब्दों में भी हम कह सकते हैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए कहता है कि इसके लिए कोई एक रखा जाए, प्रोग्राम रखा जाए, और उसके लिए आपको आना पड़ेगा। कहाँ? तो आपको आना पड़ेगा मानिकपुर। कड़ा मानिकपुर बुलाता है जलालुद्दीन को। इसका उद्देश्य क्या रहता है? तो जलालुद्दीन को रास्ते से हटाने के लिए, उसको मारने के लिए। अब कहता है ऐसा अलाउद्दीन खिलजी कि यदि आप यहाँ नहीं आएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। ठीक है, तो ऐसे उनको एक तरह से कह सकते हैं कि जलालुद्दीन को जो होता है ये थोड़ा ब्लैकमेल करता है, इमोशनल ब्लैकमेल करके अलाउद्दीन जो होता है बुला लेता है जलालुद्दीन को। सेनापति अहमद चाप के साथ जलालुद्दीन मानिकपुर पहुंचा, जहां अलाउद्दीन ने उसका वध कर दिया। अब कैसे वध किया इसके बारे में थोड़ा सा आप सुन लीजिए। और जो बच्चे पद्मावत मूवी देखे होंगे ना, वो बहुत अच्छे से उसमें दिखाया गया है। पूरी इसका कैरेक्टर, अलाउद्दीन खिलजी का पूरा कैरेक्टर दिखाया गया है। इसके बारे में पूरा दिखाया गया है, इसने कैसे कैसे क्या क्या किया, किन कहाँ कहाँ अभियान किया, इसके साथ और कौन कौन था। आपको वहाँ से भी समझने, अगर देखे होंगे आप तो समझ लेंगे, और नहीं देखे होंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। मैं आपको एकदम शॉर्ट में अच्छे तरीके से और जितना पॉइंट्स के साथ और बिल्कुल स्टोरी वे में आपको मैं पढ़ा रही हूँ, आपको एकदम समझ में आएगा। तो जलालुद्दीन जो होता है का वध, जलालुद्दीन जो होता है वो जाता है मानिकपुर, और वहाँ अलाउद्दीन जो होता है अपने आदमियों से इसका कत्ल करवा देता है, इसको मरवा देता है। ठीक, तो अब यहाँ जलालुद्दीन का चैप्टर क्लोज हो जाता है। अलाउद्दीन की जो इच्छा थी सुल्तान की पदवी धारण करने की, इसे क्या ऐसे ही मिल जाएगा? नहीं, जो जलालुद्दीन जो था उसके भी तो कुछ बेटे थे। उसकी जो पत्नी थी, जलालुद्दीन की पत्नी, उसकी जो बीवी थी, वो उसकी इच्छा होती है कि वो अपने संतान को बैठाए गद्दी पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझिएगा। इन सब चीज़ों का आपको बुक में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा मैक्सिमम बुक्स में। ये बस स्पेशल जो मध्यकालीन भारत की किताबें जब आप पढ़ेंगे अच्छे अच्छे राइटर्स की, तो उसमें आपको मिलेंगे। तो एक आती है बुक बच्चों एस.के. पांडे की, मध्यकालीन भारत की बुक, तो उसे आप पढ़ेंगे ना तो वो बहुत अच्छी बुक मानी जाती है मध्यकालीन भारत के लिए, मिडेवल इंडिया के लिए। तो उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलाउद्दीन तो खुद को सुल्तान बनाने के लिए वो सोचता है कि अब उसको हमने मार दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बस आप सुनिए थोड़ी सी बात को, ताकि आप अगला जो नेक्स्ट जो हमारा जो आएगा अलाउद्दीन का टॉपिक, इसे आप रिलेट कर पाएंगे।
तो देखिए क्या होता है, अलाउद्दीन जब मार देता है जलालुद्दीन को, तो जलालुद्दीन की जो बीवी रहती है वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को गद्दी पर बैठाने कहती है, और संरक्षण का जो होता है, मतलब अपने आप का उसका बोलती है कि मेरे संरक्षण में, संरक्षिता घोषित करती है, बोलती है कि मेरे संरक्षण में मेरा पुत्र गद्दी पर बैठेगा। और इस बात की जानकारी अलाउद्दीन को कुछ दिन के बाद मिलती है। अलाउद्दीन को लगता है कि अब जलालुद्दीन को मैं मार दिया हूँ तो मेरा रास्ता बिल्कुल साफ है। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है बच्चों। ये थोड़ा सा इसके रास्ते का रोड़ा बनती है कौन, तो इसकी चाची कह सकते हैं, जलालुद्दीन की बीवी क्या करती है कि कुछ दिनों तक क्या करती कि वो शाही फरमान वगैरह जारी करना, उस पर अपने साइन करना और जनता को कुछ आदेश फरमान वगैरह जारी करते रहती है। तो इसकी खबर कुछ दिनों के बाद किसको लगता है, अलाउद्दीन खिलजी को लगता है। और इस खबर को पाकर अलाउद्दीन खिलजी एकदम गुस्से में दिल्ली की ओर कूच करता है और जाके उसकी हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है, तो जलालुद्दीन के बेटे की हत्या कर देता है और दिल्ली पर अधिकार करके खुद को सुल्तान घोषित करता है। अब अलाउद्दीन के बारे में जो हम जब पढ़ने जाएंगे तो खिलजी वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक माना जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। इसने बहुत से बदलाव किए हैं, बहुत कुछ सुधार किया है, और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम पढ़ेंगे। जितना हमें पढ़ना है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना ज़रूरत है उससे कहीं इनफ पढ़ेंगे, लेकिन कहीं से कम नहीं। इससे एक्स्ट्रा कुछ आपका एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, तो सो आप निश्चिंत होकर पढ़िए। अब देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी जो होता है, इसका मूल नाम क्या होता है। अब मूल नाम से मेरा क्या मतलब है बच्चों, कि पहले जो सुल्तान हुआ करते थे ना, उनका बचपन में नाम कुछ और हुआ करता था, और जब वो सुल्तान की पदवी जब धारण करते थे, सुल्तान के पद पे जब आप वो बैठते थे, तो अपने नाम में परिवर्तन कर लेते थे और अपना नाम बदलकर गद्दी पर बैठते थे। ये लगभग सारे राजाओं ने ऐसा किया, सारे सुल्तानों ने ऐसा किया कि अपना नाम बदलकर गद्दी पर बैठने का कार्य किया। जैसे आप देखेंगे सारे बहुत ही ऐसे हुए जिन्होंने अपना नाम बदला। उसी में से देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो होता है, इसका सुल्तान बनने से पूर्व का क्या नाम होता है, तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम जो है अली गुरसाप होता है। अली गुरसाप इसका मूल नाम होता है। 1298 ईस्वी में इसके बारे में और जानेंगे। अभी आप ये सब पढ़ते चलिए और आपको मैं समझाते भी चल रही हूँ जितना हमसे हो सके। आई एम ट्राई टू गिवन बेस्ट एंड बेस्ट, मतलब मोर एंड मोर। आपको मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए 1298 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। कौन किया, ये अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ से अभियान शुरू होगा, क्योंकि उधर जलालुद्दीन का तो चैप्टर क्लोज हो गया। 1296 से इसका अलाउद्दीन खिलजी का स्टार्ट हो गया। 1296 से 1316 ईस्वी तक इसने राज किया, और 1320 ईस्वी तक खिलजी डायनेस्टी समाप्ति हो गया। और ये बहुत कम समय तक 1290 से लेकर 1296 तक किसका रहा, तो जलालुद्दीन का राज रहा। तब इसके बारे में देखिए क्या किया कि 1298 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। 96 में जब दिल्ली पर काबिज कर लिया, दिल्ली की गद्दी को, दिल्ली पर आ गया, वो दिल्ली में आकर बैठ गया 1298 ईस्वी में। और 1296 में, तो 98 में वो क्या करता है, गुजरात पर आक्रमण करता है। और राजा कर्णदेव उस समय गुजरात का शासक, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण किया उस समय गुजरात का शासक कौन था, तो राजा कर्णदेव। राजा कर्णदेव के खिलाफ युद्ध का आगाज करता है और विजय भी प्राप्त होती है अलाउद्दीन खिलजी को। इस दौरान उसने 1000 दिनार में एक गुलाम को खरीदा जिसका नाम मलिक काफूर होता है। अब मलिक काफूर जो होता है, ये इसका गुलाम होता है, अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम। इसे ये आगे चल के सेनापति बना देता है। और इस मलिक काफूर का नाम, क्योंकि 1000 दिनार में खरीदा जाता है, इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है बच्चों कि 1000 दिनारी किसका उपनाम है, तो ये मलिक काफूर का उपनाम है। मलिक काफूर कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ठीक है, ये
अलाउद्दीन खिलजी का इससे कहाँ मुलाकात होती है? तो गुजरात विजय के दौरान इसे 1000 दिनार में गुलाम बना के खरीद के वापस लाता है। इतना हो गया खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और प्रश्न कैसे बनेंगे, अभी जितना पढ़ाई हूँ उतने से ही देखिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे। सुल्तान बनने से पूर्व वो कौन से पद पे था? तो कौन से पद पे था वो? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। आक्रमण किया और जीता किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने जीता। अब देखिए आगे चलिए, इतना क्वेश्चन आप देख लिए, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन मैं आपको बता दी। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है। कर्णदेव और उसकी बेटी देवल देवी के साथ भाग गया। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी कमला देवी सहित अपार संपत्तियों को लेकर दिल्ली आ गया। अब राजा जो कर्णदेव होते हैं, गुजरात के राजा कर्णदेव, ये अपनी बेटी देवल देवी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और गुजरात से अलाउद्दीन खिलजी जो होता है अपार धन संपत्ति को लूट कर आता है, बहुत लूटता है। और ये कर्णदेव की रानी जो होती है कमलावती, उसको लेकर आता है दिल्ली, और दिल्ली आकर रानी कमलावती से निकाह कर लेता है, शादी कर लेता है। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। और मलिक काफूर को सेनापति बनाता है। ये तो बात आप जान गए, इससे क्वेश्चन भी आपने सुन लिया। अब नेक्स्ट देखिए, गुजरात विजय के बाद राजपुताना की ओर उन्मुख हुआ। ये अलाउद्दीन खिलजी जो होता है ना, इसका नेचर आपको पता था कि ये थोड़ा महत्वाकांक्षी इंसान था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ये गुजरात विजय के साथ साथ अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत किया। इसने गुजरात विजय किया, उसके बाद वो राजपुताना की ओर बढ़ा, राजपुताना की तरफ उन्मुख हुआ और 1303 ईस्वी में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो अभी जो अब मैं आपको बताते आ रही हूँ कि पद्मावत मूवी में, तो पद्मावत मूवी में यही तो दिखाया गया है कि चित्तौड़ पर आक्रमण करता है किसके खिलाफ? तो राणा रतन सिंह के खिलाफ, जिसकी पत्नी कौन रहती है? पद्मावती रहती है। और पद्मावती यानी कि राजपूतों पर आक्रमण करने का, मेवाड़ पर आक्रमण करने का इसका मात्र एक रीज़न क्या रहता है? तो रानी पद्मावती का अनुपम सौंदर्य जो होता है अलाउद्दीन खिलजी को आक्रमण करने के लिए विवश करता है। और ये आक्रमण जो होता है इसका मेवाड़ पर इसका ये जो आक्रमण होता है, ये राजपूतों के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान होता है बच्चों। और ये बहुत खून खराबा के बाद ये राणा रतन सिंह को धोखे से मार तो देता है, लेकिन रानी को हथिया नहीं पाता है, रानी इस गिरफ्त में नहीं आती है। और इतिहास का पहला जौहर जो होता है इसी के युद्ध के दौरान होता है। रानी पद्मावती के अगुवाई में जितनी भी महल की रानियां होती हैं, राजपुताना स्त्री जितनी भी होती हैं, अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, जब उनका राजा मारा जाता है तो अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए ये पहला इतिहास का जौहर होता है। चित्तौड़ के किले में पहला जौहर होता है। रानी पद्मावती के नेतृत्व में रानियां बहुत सारी महल की रानियों के साथ वो जौहर कर लेती हैं, मतलब अग्निकुंड में, एक तरह से अग्निकुंड में अपनी जान न्यौछावर कर देना। तो ये करती हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो होता है ऐसा तो एक महान सेनापति होता है, अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति था, बहुत अपनी जो उसका कार्य था उसके प्रति बिल्कुल वो सचेत हुआ करता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी कि वो थोड़ा सा कैरेक्टर के मामले में थोड़ा सा खराब इंसान था, चरित्रहीनता उसके अंदर थी। और यही चरित्रहीनता उसको डुबोती है। कैसे डुबोती है ये भी हम पढ़ेंगे बच्चों। अब देखिए 1305 ईस्वी में सेनापति मलिक काफूर के साथ देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया। अब जो प्रथम आक्रमण, पहली बार जो आक्रमण करता है, जलालुद्दीन जिस समय जीवित था उस समय जब आक्रमण करता तो उस समय आक्रमण करता है, जीत भी जाता है, लेकिन उससे संधि कर लेता है। किससे? तो देवगिरी के राजा जो रामचंद्र देव जो होते हैं उनसे संधि करता है और कुछ उनसे धन संपत्ति लेकर और उन्हें आज़ाद छोड़ देता है। मतलब वहाँ अपना शासन वो नहीं चलाता है, उसको छोड़ देता है कुछ
धन संपत्ति को लेकर। लेकिन जब दूसरी बार रामचंद्र देव को पुनः आक्रमण करता है, क्यों सब मलिक काफूर पुनः आक्रमण करता है, क्योंकि उसके संधियों को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। रामचंद्र देव का पुत्र, रामचंद्र देव का जो बेटा होता है, संधि को तोड़ देता है। वो संधि जो अलाउद्दीन खिलजी और रामचंद्र देव के बीच में होती है, और संधि तोड़ता है तो फिर युद्ध होता है। और इस युद्ध का सेनापति कौन होता है? मलिक काफूर होता है। अब ये क्वेश्चन अब यहाँ से कैसे बनेगा कि दक्षिण भारत पर विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। ये देखिए 1305 ईस्वी में दक्षिण भारत पर फिर आक्रमण करता है। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और जानेंगे कि इसने क्या क्या परिवर्तन किए, क्या क्या सुधार किए, किस प्रकार का कर का प्रणाली था इसके शासन के दौरान, और इसकी मृत्यु कैसे हुई। इन सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। अब देखिए इसका प्रशासनिक सुधार के बारे में जब हम आते हैं तो इसने बहुत से सुधार किए, बहुत से बदलाव किया। ये दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान जिसने अपने ये में बाज़ार व्यवस्था लागू की, और बाज़ार व्यवस्था के साथ साथ लगान व्यवस्था में सुधार किया, और बहुत सी जो पहले के शासक नहीं कर सके उसके बहुत हट के इसने काम किया अलाउद्दीन खिलजी ने। और पहले जो राजा हुआ करते थे, जैसे सुल्तान बलबन हुआ करता था, और उससे पहले के और जो राजा हुए, तो बलबन जो हुआ था वो पूरी तरीके से फारसी त्यौहार को नवरोज़, सिजदा, पैबोस वगैरह लागू करने की कोशिश किया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो होता है बच्चों, ये इस्लामिक धर्म गुरुओं को मानने वाला पहले के जो सुल्तान हुआ करते थे, गुलाम डायनेस्टी में जो थे, गुलाम वंश में। लेकिन ये जो होता है ये उलेमाओं से, धार्मिक उलेमाओं से और संत ये इस्लामिक धर्म गुरुओं से ये थोड़ा दूरी बनाता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन इससे बन के आएगा आपको। आप क्वेश्चन भी सुनते जाइए कि वो दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जो अपने आप को, ठीक है, जो अपने आप को अपने आप को भगवान ही समझता था। वो अपने आप को बोलता था कि हम जो कह रहे हैं वही होगा। वो किसी की बात नहीं मानता था, वो धर्म गुरुओं की बात नहीं मानता था, नहीं उलेमाओं की। उलेमाओं मतलब इस्लामिक में इस्लाम धर्म में उलेमा होते हैं जो इस्लाम धर्म के ज्ञाता कह लीजिए, इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं, जो उसके बारे में लोगों को बताते हैं, जो उसका प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। ये धार्मिक उलेमाओं से इसकी दूरी रहती है। उन लोगों को पहले जो सुल्तान उन लोगों को संरक्षण देते थे, अपने महल में रखते थे, उलेमाओं की बात मानते थे। लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। और तो और ये जो वहाँ बगदाद के खलीफा को भी खलीफा नहीं मानता था। ये अपने आप को सर्वस्व मानता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सर्वस्व मानता था। ये अपने सामने किसी को ये नहीं समझता था, ठीक है, किसी को ज़्यादा वैल्यू नहीं देने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है वैल्यू नहीं देता था। इसने और क्या क्या किया देखिए, लगान व्यवस्था में सुधार किया। इसके समय में कर कितना हुआ करता था? तो लागत का 50% हुआ करता, उपज का 50% हुआ करता था, मतलब 1/2। चराई कर और घरी कर दिया करता था। घरी कर और चरी कर भी आपको कहीं देखने को मिल जाएगा। तो घरी कर और चरी कर क्या होता है ये सुन लीजिए। जो गाय दुधारू पशुओं से क्या होता था कि चरी कर लेता था, और घरी कर किससे लेता था? जो गाय दूध नहीं देते थे, जो पशु दूध नहीं देते थे उनसे घरी कर, और जो पशु दूध देते थे उनसे चरी कर या चराई कर लेता था। कर वसूलने के लिए वो एजेंटों को हटाया। पहले के जो सुल्तान हुए वो भूमि ये गांव में ग्रामीण स्तर पर कर लेने के लिए कुछ एजेंट को रखे थे, मतलब कुछ अपने लोगों को रखे थे। उस समय एजेंट कहाँ हुआ करते थे, ये अभी हम एजेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन ये उन लोगों को समाप्त करने का कार्य किया, क्योंकि ये एजेंट जो होते थे वो सही जितना उन्हें प्राप्त करते थे, जितना वो लोगों से लेते थे, वो सही रूप से मूल रूप में उतना देते नहीं थे राजाओं को। तो इसके लिए उसने एजेंट को समाप्त किया और सीधे केंद्र स्तर पर कर लेना प्रारंभ किया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तकान नामक एक विभाग बनाया जो भू राजस्व कड़ाई से वसूलने के लिए जिम्मेदार था। अलाउद्दीन ने क्या किया कि दीवाने मुस्तकान नामक एक विभाग बनाया जो भू राजस्व, अब देखिए जो कुछ ऐसे
उस समय में जिनके पास वृहद स्तर पर भूमि थी वो उसका पूरा जितना उनका उपज होता था वो कम देते थे, मतलब सही नहीं देते थे। तो इससे कड़ाई से वसूलने के लिए, या फिर कुछ लोग ऐसा जो कर नहीं देते थे उनसे कड़ाई से वसूलने के लिए इसने क्या बनाया, एक पद बनाया, एक विभाग बनाया जिसका नाम रखा दीवाने मुस्तकान। तब देखिए यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि दीवाने मुस्तकान विभाग का कार्य क्या था, ये किस प्रकार का विभाग था, ये किससे रिलेटेड था। तो ये भू राजस्व कड़ाई से वसूलने के लिए, यानी कि भू राजस्व भूमि कर वसूलने के लिए एक विभाग बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन यहीं से आएगा, जितना पढ़ रहे उसी में से आएगा। उसको भले आपसे घुमा के पूछे, आप ना समझने पाए, यदि आप पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। आप निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए। उसके बाद और क्या किया, किसानों के शेष उपज बेचने के लिए बाध्य करता था। अलाउद्दीन खिलजी का एक और सुन लीजिए, इसका क्या उद्देश्य हुआ करता था कि ये जनता के पास धन जमा होने नहीं देता था। क्यों नहीं होने देता था, विद्रोह के डर से। वो सोचता था कि यदि जनता के पास धन रहेगा तभी तो वो विद्रोह करेंगे, किसी के पास पैसा होगा तभी तो किसी के विद्रोह में करेंगे, नहीं तो ये अपने कमाने खाने में ही व्यस्त रहेंगे, तो हमसे विद्रोह क्या करने आएंगे। तो ये सोचकर ये इसी उद्देश्य से जिन लोगों के पास कर देने के बाद भी अनाज बचता था उन्हें विवश करता था। क्यों विवश करता था, बेचने के लिए उन्हें विवश करता था। उपज का जो शेष बचता था उसे बेचने के लिए विवश करता था, ठीक है, ताकि जनता गरीब बनी रहे और वो इनका विरोध ना कर सके, इनका विरोध कोई ना करे, इसका उद्देश्य ये भी था। अब इसने बाजार व्यवस्था लागू किया, इसका क्या उद्देश्य था, तो देखिए जो ये अलाउद्दीन खिलजी होता है बहुत वृहद स्तर पर अपने पास सेना रखता है, और इन सेनाओं को जो ये सैलरी देता था, वेतन देता था, ये बहुत कम मात्रा में देता था। और जितना कम मात्रा में वो वेतन देता था उतने में सैनिकों को रखना इम्पॉसिबल था। यदि बाहर चीज़ें महंगी मिले और और मज़दूरों को, सैनिकों को कम पैसा मिले तो अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। तो उन सैनिकों को रखने के लिए, कम पैसे में सैनिकों को रखने के लिए उन्हें बाजार व्यवस्था लागू किया, और बाज़ार में चीज़ों का कीमत फिक्स करने लगा, यानी कि सामानों का फिक्स कीमत करने लगा कि इसका किस तरह की कीमतों का, किस तरह के सामानों का कीमत क्या रहेगा। तो उसने क्या किया कि सबसे महत्वपूर्ण उसके सुधार में बाजार नियंत्रण माना जाता है। दैनिक उपयोग के वस्तुओं का मूल्य निश्चित कर दिया, जैसे दास, घोड़ा, कपड़ा, अनाज, घी आदि। तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, यदि हमारा सैलरी कम रहे और सामान भी सस्ता मिले तो हमें और पैसे की आवश्यकता क्या होगी, अपनी आवश्यकता पूरा करने के लिए ही तो हमें पैसे की आवश्यकता होती है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही। अगर मेरी ज़रूरतें कम पैसे में ही पूरा हो जाए, कब कम पैसे में पूरा होंगी, जब चीज़ें सस्ती मिलेंगी। जब चीज़ें सस्ती मिलेंगी तभी तो हम कम पैसे में चला पाएंगे अपना खर्चा। जब कम पैसे में ही चलेगा तो लोग कम पैसे में काम भी करेंगे। तो देखिए ये क्या करता है, 3 अलग अलग प्रकार के बाज़ार का गठन करता है। खाद्यान्न बाज़ार, कीमती वस्त्र का बाज़ार अलग करता है, खाने वाली चीज़ों का बाज़ार अलग लगाता है, और मवेशियों और दासों का बाज़ार अलग से बनाता है। अब देखिए जैसे दीवाने मुस्कान बनाया था, किसके लिए, दीवाने मुस्कान बनाया था कर वसूलने के लिए, कड़ाई से कर वसूलने के लिए, भू राजस्व वसूलने के लिए। उसी प्रकार से जब बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया तो उसके लिए इसने एक पद का सृजन किया, उसका नाम था सहना-ए-मंडी। सहना-ए-मंडी नाम का एक इसने पद बनाया। अब ये मंडी का उच्च अधिकारी हुआ करता था सहना-ए-मंडी। सहना-ए-मंडी पर जो व्यक्ति पद पर बैठता था ये बाज़ार का उच्च अधिकारी होता था। इसका कार्य क्या था, बाज़ार को नियंत्रित करना, बाज़ार में देखना कि जो हमारे द्वारा कीमत नियंत्रित किया गया है, व्यापारी उतने ही कीमत पर बेच रहे हैं ना, उसकी बताई हुई रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या उसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं, लोग कीमत बढ़ा के व्यापारी बेच रहे हैं सामान। तो इसकी देख रेख के लिए उसने क्या किया, सहना-ए-मंडी नामक का गठन किया। सहना-ए-मंडी ये क्या अधिकारी, एक उच्च अधिकारी का पद का गठन किया।
मूल्य नियंत्रण का मूल कारण था कि देखिए, ये मैं आपको बता दी हूँ और यही पॉइंट आ गया ना कि विशाल संख्या में सेना को कम वेतन पर बनाए रखना चाहता था। ठीक, तो ये मैं आपको समझा ही दी हूँ। अब देखिए इसने और क्या किया, घोड़े को दागना, मतलब यहाँ से देखिए क्वेश्चन भी बनेगा आपका, और सैनिक का हुलिया लिखना आरंभ किया। अब ये क्या किया कि अपने पास ये रखता था जो सैनिक बहुत वृहद स्तर पर, तो उन लोगों का ये हुलिया लिखना आरंभ किया। तो क्या हुलिया में करता था कि अपने सैनिकों का हुलिया लिखने से उसे क्या लाभ होता था कि यदि कहीं युद्ध पर जाना पड़े और कोई सैनिक उसके दल के कुछ सैनिक या फिर विरोधी दल में मिल जाए या फिर युद्ध लड़ने ही ना जाए, तो उनकी पहचान कैसे होगी कि कौन कौन से सैनिक नहीं गए थे, तो उसके हुलिया के माध्यम से, इसीलिए हुलिया वो लिखना आरंभ करवाया। तो ऐसा करने वाला ये पहला शासक बना। दिल्ली में मद्य निषेध लागू करवाया, मतलब मदिरा पान जो पहले करते थे तो मद्य निषेध करवाया दिल्ली में, मतलब दिल्ली की जनता के लिए मद्य निषेध करने का कार्य किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीरों को आपस में मिलने और विवाह संबंध बनाने पर रोक लगाया। ये भी मैं आपको बताई हूँ ना कि लोगों के पास धन जमा नहीं होने देता था विद्रोह के डर से कि लोग हमारा विद्रोह ना कर दें। और अमीरों का विवाह करने का संबंध पर भी रोक इसलिए लगाया कि यदि 2-4 अमीर विवाह संबंध स्थापित करके यदि जुड़ जाएंगे तो अमीर हमारा विद्रोह कर सकते हैं, इसीलिए मिलने पर भी उनके ये लगाया, रोक लगाया, और विवाह संबंध स्थापित करने पर भी रोक लगाया। अलाउद्दीन को राजपूताना, यादव, होयसल और काकतीय राज्य कर देते थे। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अलाउद्दीन को कर कौन कौन देता था, तो अगर ऑप्शन में ये 3-4 नहीं दिए तो कुछ भी दे सकता है, एक राजपूताना दे देगा, बाकी और अलग अलग दे देगा, तो आपको उसमें से चुनना है। तो आपको याद रखना है कि राजपूताना, यादव, होयसल, काकतीय जो थे कर दिया करते थे अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहा करते थे जिसका संरक्षण दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कुछ इसकी मृत्यु 1316 ईस्वी में होती है। कैसे होती है, तो गुप्त रोग इसको हो जाता है जिससे ये मर जाता है। इसमें अभी विद्वानों में जो इतिहासकार हुए हैं इन लोगों में अभी थोड़ी मतभेद है कि इसका मृत्यु कैसे होता है, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि रोग कुछ ऐसा इसको हो जाता है, कुछ बीमारी ऐसा हो जाता है जिससे ये 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी मर जाता है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी का भी चैप्टर क्लोज हो गया और ऐसे करके खिलजी डायनेस्टी भी समाप्त ही हो गया है। अब थोड़ा और बचा है, मतलब जो 4 इसमें कुल सुल्तानी हुए, जो 2 सुल्तान हुए, एक संस्थापक और एक और इम्पोर्टेंट कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। इन दोनों के बारे में हम पढ़ ही नहीं है। अब और 2 बचे हैं, वो 5 या 10 मिनट का वो क्लास होगा, तो उसको जब नेक्स्ट डायनेस्टी पढ़ाने लगूंगी, तुगलक वंश, तो उसको शुरू करने से पहले मैं उसको बता दूंगी कि क्योंकि तुगलक डायनेस्टी जो होता है सबसे लंबे समय तक शासन करता है, तो वो थोड़ा लंबा चलेगा, उसका 3-4 दिन हो सके तो क्लास चले। लेकिन इसका ये जो अलाउद्दीन खिलजी का जो चैप्टर है इस वीक में समाप्त हो जाएगा, इससे रिलेटेड टेस्ट भी हो जाएगा। अब अभी तक आपने जो पढ़ा उसको एक बार क्विक रिवीजन आपको मैं करवा देती हूँ। तो देखिए अभी हमने आरंभ से क्या पढ़ा कि दिल्ली पर जो सल्तनत ये थे, सल्तनत वंश में से सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश, खिलजी डायनेस्टी। इसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है। और इसका अलाउद्दीन खिलजी कौन था, इसका वास्तविक नाम क्या था, तो अली गुरसाप इसका वास्तविक नाम था। ये कौन था, जलालुद्दीन का ये था, भतीजा था और दामाद था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन हुआ, तो मलिक काफूर हुआ। दक्षिण भारत के खिलाफ जब अभियान हो रहा था तो उसमें ये सेनापति का कार्य करता है, सेनापति कार्यभार संभालता है। इसे कहाँ से खरीदा, तो गुजरात विजय के दौरान इसे खरीदा 1000 दिनार में, इसीलिए इसका दूसरा नाम 1000 दिनारी भी के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे, तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। गुजरात विजय किया, पहली बार दक्षिण पर आक्रमण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी, विजय प्राप्त करने वाला अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण लागू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी, और ये भू राजस्व व्यवस्था में एक आधा भाग, उपज का आधा भाग यानी कि 1/2% कर लेने वाला अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे पूछ सकते हैं कितना कर लेता है, तो 1/2 पर चराई करो घराई कर लगाया अलाउद्दीन खिलजी। चराई करो घरी कर क्या था, तो चारा जो पशु चरते थे ना
उस पर लिया जाने वाला कर था दूध देने वाले पशु पर, और न जो दूध नहीं देते थे उन पर घराई कर। ठीक है, तो ये हो गया। और देखिए घोड़ों की दागने की प्रथा किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी। हुलिया लिखने की प्रथा किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी। शहनाया मंडी पद का सृजन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। ये मंडी का अधिकारी होता था। ठीक है, और देखिए इसने दीवाने या मुस्तकान विभाग का गठन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। ये क्या, इसका क्या कार्य था? तो भू राजस्व कड़ाई से इकट्ठा करना। इतने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लिए। और इसके और कुछ काम सुन लीजिए कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जितना मैं आपको बता दी, मेरे तरफ से तो इतना इनफ है बच्चों एग्ज़ाम के लिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप पूरा क्लास देखते हैं तब आधा अधूरा छोड़ते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं लेता है बच्चों कि उसका आप कितना पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो चीज़ों को पूरा पढ़ना सीखिए। यदि आप बाहर से कहीं और से भी पढ़े हुए हैं तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, इससे नुकसान कुछ नहीं होना है। सब कोई वही इतिहास बनाता है, वही इतिहास सभी लोग पढ़ाते हैं। हम कुछ अलग से आपको नहीं पढ़ा देंगे। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि तरीका जो होता है, एप्टीट्यूड जो होता है पढ़ाने का, वो अलग हो सकता है। शायद और लोग आप जो पढ़े होंगे एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलते होंगे, यानी कि जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वही करते होंगे। इससे ये होता है कि आप उसे एक स्टोरी की तरह आप नहीं पढ़ पाते हैं, उससे आपको याद करना पड़ता है। तो यहाँ आपको इससे छुटकारा मिलेगा याद करने से। इसे आप कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों आपको आज का क्लास कैसे लगा? हमको आज यहीं पे मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें प्लीज़ कमेंट करिएगा। बहुत मेहनत लगती है आपको क्लास को बनाने में, हमें कॉपी में नोट्स करने में, PDF बनाने में, इसे पढ़ाने में। तो मेरी मेहनत के लिए आप प्लीज़ एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो बच्चे चैनल से नए जुड़ रहे होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड पुश द बेल आइकन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।